तो शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, धातु तथा अधातु। तो डाल देता हूं मैं चैप्टर थर्ड, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु। ठीक है, तो यह है हमारा चैप्टर थर्ड, धातु तथा अधातु। तो पहले पढ़ते हैं धातु के बारे में। क्या होती है धातु? इसको इसे बोलते हैं मेटल। मेटल। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जांपल करवाऊं। एल्युमिनियम सबने देखा, लोहा सबने देखा, कॉपर भी देखा, सोना चांदी भी देखे, ये सब धातु होते हैं। जानते हैं क्यों धातु होते हैं? क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है। धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है। बस यही मैं परिभाषा लिखवाने वाला हूं। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब धातु के बारे में थोड़ा सा याद कर लो कि धातु जो होता है आपका, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। याद कर लेना ठीक से, धातु इलेक्ट्रॉन दे, दिमाग में फंस जाएगा बिल्कुल। धातु इलेक्ट्रॉन दे, आसानी से याद भी हो जाएगा, धातु इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, सिल्वर ले लिया मैंने, सोना ले लिया, लोहा आदि, ये सब क्या है? धातु होते हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोना, लोहा, सभी कैसे हैं? धातु होते हैं। अब मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाएगा। ये मेरे पास सोडियम है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 281 आता है, यानी कि 281 आता है सोडियम का। अब ये क्या करेगा? अपना अष्टक यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर को निकाल देगा। क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर को निकाल देगा। ये इस टाइप से देखो, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और हमारे पास क्या बन गया? धनायन। क्या बन गया? धनायन। क्या बन गया? ये धनायन। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अधातु। अधातु को इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। यह है आपका धातु। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? नॉन मेटल। ठीक है, अब उल्टा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि यार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी कि मैं लिख देता हूं, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। बड़ा इजी है। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। याद कर लोगे, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सल्फर आदि, ये सब क्या है? अरे ये सब अधातु तो होते हैं भाई, ये सब गैसें हैं, अधातु होती हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है मैंने, इसमें एक जैसे मैंने फ्लोरीन ले लिया, ठीक है, इस फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी कि 2,7। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और आता है इस पर F-। तो ये हो गया ऋणायन। क्या हो गया? ये ऋणायन। तो ये छोटी सी परिभाषा थी इनकी, धातु और अधातु की। यानी कि जो अधातु होता है वो हमेशा क्या करता है? आपको हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले। धातु इलेक्ट्रॉन दे और अधातु इलेक्ट्रॉन ले। यानी कि अधातु जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? दोनों परिभाषा याद हो गई? पक्का? ठीक है, तो इसके बाद पढ़ाते हैं इनके गुण। धातु और अधातु के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद पढ़ाते हैं।
चलो ठीक है, देखो फिर तो धातु और अधातु के पढ़ते हैं भौतिक गुण। बड़ा इजी पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान देना एकदम। तो सबसे पहले देखो मैं डाल देता हूं हेडिंग, धातु तथा अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, ठीक है। अगर पेपर में आपसे पूछता है धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो यही अंतर होंगे और यही इसके गुण होंगे। तो देखो दोनों में एक तरफ लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहले एक तरफ पढ़वाता हूं मैं धातु, ठीक है, और दूसरी ओर डलवाता हूं मैं हेडिंग अधातु। एक तरफ धातु हो गया हमारा, एक तरफ अधातु, और इधर आता है गुण। क्या आते हैं इधर? गुण, जिसके आधार पे आपको अंतर स्पष्ट करना है धातु और अधातु में। बोला यहां तक क्लियर हुआ? धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है जिसके आधार पर, वो हैं गुण आपके। तो पहला गुण ले रहा हूं मैं चमक। चमक, जितनी भी धातुएं होती हैं सब में विशेष चमक होती है। लोहा हो गया, अगर धूप में रखा तो चमकदार चमक उत्पन्न करेगा। सोना हो गया, चांदी हो गया, सब में एक विशेष चमक होती है। तो मैं दे रहा हूं धातु में चमकदार होती हैं। धातु में चमकदार होती हैं भाई, अच्छा चमकदार होती हैं, धातु में चमकदार होती हैं। अधातु में क्या होती हैं? ठीक है, अधातु में जो होती हैं, अधातुओं में चमक नहीं होती। अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है, ग्रेफाइट जो होता है एक ऐसा योग, एक ऐसा तत्व है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होती है? चमक पाई जाती है। तो मैं हेल्प दे रहा हूँ ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं, देखो कठोरता। कठोरता, तो धातु में भैया सामान्यतः कठोर होती हैं। धातु में सामान्यतः कठोर होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है। धातु में सामान्यतः कठोर होती हैं। कठोर का मतलब सोना, चांदी, लोहा सब कठोर तो होते हैं, ये मुलायम थोड़ी ना होते हैं। सब कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दो धातुएं ऐसी भी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुलायम होती हैं और उनको आप चाकू से काट भी सकते हो, जैसे लिथियम और सोडियम का नाम सुना है? लिथियम और सोडियम, पोटेशियम भी आती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जिन्हें चाकू से आप काट सकते हो, इतनी मुलायम होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। तो धातु में सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, ध्यान देना। लेकिन लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी की सारी धातुएं मुलायम होती हैं जिन्हें आप चाकू से आसानी से भी काट सकते हो। इधर जो आता है, जितनी भी अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, भंगुर होती हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल भी है, हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। हीरा क्या होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है। कौन सा प्राकृतिक पदार्थ? हीरा सबसे कठोर होता है। लेकिन अगर आप मानव निर्मित की बात करोगे तो मानव ने इससे भी ज़्यादा हार्ड पदार्थ बना दिया है, बोरोन कार्बाइड, जिसका यूज़ जो होता है वो हीरे को छीलने में किया जाता है। किसका? बोरोन कार्बाइड का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हीरे को छोड़कर, हीरे को छोड़कर। बहुत हार्ड पड़ा होता है हीरा। इसके बाद में आता है देखो उष्मा तथा चालकता। उष्मा तथा चालकता, तो भाई इस पॉइंट में जितनी भी धातुएं होती हैं, धातु में जो होती हैं वो सब उष्मा, धातु में उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। बस जितनी भी धातुएं होती हैं सब में हीट ट्रांसफ़र होती है। खाना बनाते हो आप कुकर में, कुकर काय का होता है? एल्युमिनियम का बना होता है, स्टील का बना होता है। तो जब उसमें आप उष्मा प्रवाहित करते हो तो उष्मा जो होती है वो अंदर से बाहर को चले जाती है, यानी कि उष्मा का ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित होती है सुचालक कहलाते हैं। कर लोगे यार? ठीक, आगे देखते हैं। तो भैया जितनी भी अधातुएं आती हैं, अधातु में उष्मा
तथा विद्युत की कुछ अलग होती हैं, कुछ अलग होती हैं। लेकिन एक ऐसा भी एग्जाम्पल है अधातु का जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे ग्रेफाइट हो गया। क्या हो गया? ग्रेफाइट। अबे भाई ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ग्रेफाइट को छोड़ दो, ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक कौन सा होता है? हीरा, दूसरा कौन सा होता है? ग्रेफाइट। हीरे में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। हीरा कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट बिल्कुल मुलायम होता है। देखा होगा आपने ग्रेफाइट, कहाँ देखा? अरे पेंसिल की नोक आती है तो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की तो बनी होती है, मुलायम नहीं होता वो। जब उसको आप घिसते हो तो एकम एक हर बार में एक परत घिसती है उसकी। आगे बढ़ाते हैं कहानी थोड़ी सी। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो आघात का मतलब होता है चोट, वर्ध मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो आघात वर्धनीयता का मतलब हो गया किसी चीज पे चोट मार के उसको फैलाना, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे देखो, जैसे लोहे को आप हथौड़े से पीटते हो तो वो चादर के रूप में फैल जाता है, ठीक है। वो गुण होता है आघात वर्धनीयता, यानी कि धातु को पीटकर चादर के रूप में लाया जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। किसको? धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अधातु हो गई कांच। क्या हो गई? अधातु कांच हो गई। कांच पे अगर आपने हथौड़ा मार दिया तो कांच क्या होगा? बिखर जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है। तो अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता, यह गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है तन्यता। क्या आता है? तन्यता। तन्यता मतलब होता है धातु को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। किसको? धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है, और भैया और जो ये हमारा अधातु आता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बोलो यहाँ तक हुआ क्लियर? कितने अंतर हो गए? 1 2 3 4 5 अंतर हो गए। चलो एक अंतर और देख लेते हैं। घनत्व बात करते हैं। घनत्व, धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती है ना। तो ठोसों के जो घनत्व होता है, जितना घनापन ज़्यादा होगा, घनत्व मतलब घनापन, जितना घनापन ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी उतना ज़्यादा होगा। हो गया याद? घनापन जितना अधिक होगा उसका घनत्व भी उतना अधिक होगा। तो धातुएं अधिकांश यानी कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। जब कठोर होती हैं तो घनपन ज़्यादा होता है, तो घनत्व भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है। जबकि अधातुएं कैसी होती हैं? कुछ गैसें होती हैं, कुछ ठोस होती हैं, तो उनका जो घनपन होता है वो कम होता है, और घनत्व भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो घनत्व का मतलब सीधे घनेपन से है। तो मैं लिख दूंगा कि घनत्व की अगर मैं बात करूँ तो घनत्व जो होता है अधिक होता है, यानी कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं का घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ये 6 अंतर हो गए इसमें, ठीक है, काफ़ी हैं। तो आप यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ाते हैं फिर। ठीक है, चलो देखो फिर आगे, और इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसका एक नाम और होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या लूंगा मैं पॉइंट? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसके 2 नाम हैं। क्या नाम है? एक तो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक
श्रेणी या इसको बोलता हूं मैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी देखो क्या होती है, ये आराम से याद कर लोगे, बिल्कुल ट्रिक बाय याद कराऊंगा, आराम से याद कर लोगे क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास ये आता है कि भैया धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, किसको? धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मैं लिखवा रहा हूं परिभाषा इसकी, धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर, क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर, घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी धातु आती हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने दे रहा हूं यहाँ पे धातु, ठीक है, और उनके नाम भी मैं लिख दूंगा आगे को। तो सबसे पहले देखो शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, काना का मैग्नीशियम एल्युमिनियम जानकर, फिर भी हाइड्रोजन चापा, ठीक है, काना का मैग्नीशियम एल्युमिनियम जानकर फिर भी हाइड्रोजन चापा, यानी कि काना का, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने काना का मैग्नीशियम, काना का मैग्नीशियम एल्युमिनियम जानकर, ठीक है, जानकर फिर भी हाइड्रोजन चापा, फिर भी हाइड्रोजन चापा, यानी कि कॉपर, Hg, Ag, Pt और Au, ठीक है। तो ये जो धातुएं हैं ऊपर वाली, ये सब धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। और जो जब मैं चलूँगा ऊपर से नीचे की ओर तो धातुओं की क्रियाशीलता घटेगी, धातुओं की क्रियाशीलता कैसी होगी? घटेगी, क्रियाशीलता घटती है, का घटता क्रम। और लास्ट में ये जो धातुएं हैं वो आ जाती हैं कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, ठीक है। तो काना का ध्यान देना, काना का मैग्नीशियम एल्युमिनियम जानकर फिर भी हाइड्रोजन कॉपर Hg Ag Pt Au हाइड्रोजन चापा, ठीक है। तो ये है आपके पास, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ध्यान देना, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, काना का मैग्नीशियम एल्युमिनियम जानकर फिर भी हाइड्रोजन, ठीक है, फिर भी हाइड्रोजन चापा, CHAPA चापा, कॉपर Hg Ag Pt Au, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से नाम दे रहा हूं मैं इनके, इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है इसका? पोटेशियम। इसका नाम है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका नाम है एल्यूमिनियम, और यह है अपना जिंक, यह है आयरन, यह है लेड, फिर इसका नाम है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, और ये लास्ट वाला है हमारा सोना। क्या लास्ट वाला? सोना। चलो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद पढ़ाते हैं। चलो फिर देखो ध्यान से।
तो अब पढ़ते हैं धातु तथा धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना मेरी तरफ, बोर्ड पे और मेरी तरफ देखो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो धातु तथा धातुओं के रासायनिक गुण डाल देता हूं मैं हेडिंग, धातु तथा अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया करवाते हैं धातु की वायु से। क्या धातु में वायु से क्रिया करते हैं? वायु में ऑक्सीजन होती नहीं होती है? हाँ होती है। कितने परसेंट होती है? 21%। ठीक है, वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। और नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। ठीक से इसको दिमाग में फांस लेना, जरूरत पड़ेगी कहीं भी। नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। बोला हुआ याद? तो पढ़ाता हूँ आगे को। पहला नंबर है मेरे पास, पहला नंबर लेते हैं हम। तो पहला नंबर हमारा आता है वायु से क्रिया। वायु से क्रिया, देखो फिर क्या होती है वायु से क्रिया। तो सबसे पहले देखो, वायु में होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट। क्या होती है वायु में? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लूं कोई भी धातु अगर वायु से क्रिया करेगी, धातु प्लस वायु चेंज टू धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु ऑक्साइड, हमेशा याद कर लियो। धातु वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। चलो एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास कॉपर है प्लस वायु है यानी कि O2 है, क्या बना देगी? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कितने परमाणु में ऑक्सीजन के? 2 हैं, तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। कितने कॉपर हो गए? 2 हो गए, तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कॉपर धातु है और वायु से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कुछ भी ले लो आप। चलो मैं लेता हूँ धातु, मैंने जिंक ले लिया, मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया। जिंक प्लस O2 चेंज टू जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कितने हुए? 2 है, मैं यहाँ 2 लगा दिया, मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही आप कोई सा भी ऑक्साइड बना सकते हो। ठीक है, चलो एग्जांपल और लेते हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस O2 चेंज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने ऑक्सीजन में कितने परमाणु में? 2 हैं, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वायु से क्रिया करके, हमेशा याद कर लो, धातु ऑक्साइड बनाती है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो धातुएं वायु से क्रिया करके, वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो धातुएं वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। समझ में नहीं आया? बना दिया नहीं बनाया? देखो धातु प्लस वायु धातु ऑक्साइड। कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, कॉपर ऑक्साइड बन गया। जिंक ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, जिंक ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ने O2 से क्रिया करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इनके नाम लिख लेना खुद पे, नाम तो लिख ही लोगे या नाम नहीं लिखे? अरे लिख लोगे नाम। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड नंबर, जल के साथ क्रिया। क्या पढ़ते हैं? जल के साथ क्रिया। तो सेकंड नंबर आता है हमारा जल के साथ क्रिया। जल मतलब पानी, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे करता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी, उस पर थोड़ा फोकस करना। तो पहले मैं लाइन लिखूं कि जो धातुएं होती हैं, ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब जब ये जल के साथ क्रिया करेगी तो हमेशा याद कर लो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से फ्री हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहां से बिल्कुल फ्री हो जाती है। जैसे देखो ये है मेरे पास धातु। अब मैं एग्जांपल तुम्हें बताऊं थोड़ा सा। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया कुछ समय पहले सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ाई है? सक्रियता श्रेणी क्या होती है? काना का मैग्नीशियम एल्युमिनियम जानकर, ठीक है, जानकर फिर भी
हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt और Au। ठीक है, तो इनमें से जो 3 धातुएं आप देख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों की तीनों धातुएं ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती हैं। तो और जो ये मैग्नीशियम देख रहे हैं, ये गर्म जल के साथ क्रिया करती है। इसके बाद में एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और Fe, जो आपके पास Pb दिखाई दे रहा, लेड, ये सब के सब जो होते हैं भाप के साथ क्रिया करते हैं। और जो हाइड्रोजन के नीचे धातु हैं वो तो जल से क्रिया करती ही नहीं है। तो मैं पहला नंबर लिख रहा हूं इसमें, देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करती है, गर्म जल के साथ क्रिया करती है, क्रिया करती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कहाँ से, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb। ठीक है, भाप के साथ क्रिया करते हैं, भाप के साथ क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉपर, Hg, Ag, कॉपर हो गया हमारा, मरकरी हो गया। ठीक है, मरकरी हो गया, और सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया आदि, जल के साथ क्रिया नहीं करते, जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये जो मैंने सक्रियता श्रेणी बनाई है, इससे के आधार मैंने लिखा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करता है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड ये ठंडे, ये भाप के साथ क्रिया करते हैं। और बचा हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, Hg, Ag, Pt ये जल के साथ क्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं इसका थर्ड नंबर, अम्लों से क्रिया किसे कहते हैं? अम्ल। अम्ल किसे कहते होंगे, क्या परिभाषा है अम्ल की? तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। बोलो, याद हो गई? अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, देखो थर्ड नंबर हमारा आता है अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया। ठीक है, अम्लों के साथ क्रिया। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं, ठीक है, जितनी भी धातु होती हैं, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल चेंज टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो एग्जांपल लेते हैं इसका, पहले कोई भी धातु ले लो आप। चलो मैंने धातु ले ली लोया, लोया ले लिया मैंने। अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां से क्या होगा कि जो Fe होगा वो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, हमेशा याद कर लो। ठीक है, H2 हमारा बाहर हो गया, आ गया हमारा FeCl2, FeCl2, उसका नाम है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। क्या नाम है इसका? फेरस क्लोराइड। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। अब H2 कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन कितने परमाणु में? 2 हैं, तो मैंने भी यहाँ क्या कर दिया, 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ऐसे ही आप ले लो जिंक प्लस H2SO4, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास जिंक सल्फेट और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर,
क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाती है। तो ये आ गया थर्ड नंबर, यानी कि धातु की अम्ल के साथ क्रिया, जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, रट्टा मान लो ठीक से, ठीक है। जब भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। फिर इसके बाद एक पॉइंट हो जाता है फोर्थ नंबर में, धातु की अधातु के साथ क्रिया, अधातु के साथ क्रिया, ठीक है। धातु अधातु के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं, ठीक है, धातु अधातु के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं, ये बार और देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो तुम इसमें नोट करो कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर या तो 8 या फिर 2, ये तो 8 या फिर 2, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करती हैं, ठीक है, पूर्ण करती हैं। और जो अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करती हैं। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करती हैं। देखो ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 2 8 1, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 8 1। तो सोडियम क्या करेगा कि भाई अपनी अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, कितने रह गए 2 8, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। वैसे Cl 2 8 7, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा Cl-N 2 8 8। अब इसका भी अष्टक कंप्लीट और इसका भी अष्टक कंप्लीट, ठीक है, दोनों के अष्टक कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच रिएक्शन करवाऊँ तो यानी कि ये धातु है, ये क्या आपके पास धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन दे रही है आपको, धातु इलेक्ट्रॉन आपसे ले रही है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास क्या है, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यह है मेरे पास Na, ठीक है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन है। Cl के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब जो ये सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, दे दिया, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास हो गया, ठीक है। या फिर मैंने इसको ऐसे बोल दिया Na सिंगल बॉन्ड Cl, इस टाइप से ये क्रिया हो जाती है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं आप, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो डाल देते हैं हेडिंग हम उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, देखो ऐसे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया इसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, Al2O3, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एक ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेता है। क्या नाम है इसका, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अयस्क तथा खनिज। क्या आता है, अयस्क तथा खनिज। ठीक, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आता है अयस्क तथा खनिज। तो ज़्यादा लंबी कथा ना हाँकते हुए, ठीक है, डायरेक्टली हम परिभाषा पाते हैं कि क्या होते हैं खनिज, क्या होते हैं खनिज, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है खनिज। चलो देखते हैं फिर क्या होते हैं खनिज। तो खनिज इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो खनिज पदार्थ देखो, मट्टी से जितने भी सोना हो गया, चांदी हो गया, या फिर लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब मट्टी से निकाला जाता है। अब ये जो धातुएं होती हैं वो इस मट्टी में जिस रूप में पाई जाती हैं वो सब की सब धातुएं क्या कहलाती हैं आपकी, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सब भूमि से प्राप्त होती हैं और भूमि में वो जिस रूप में होते हैं वो सब खनिज कहलाते हैं। यानी कि धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, ठीक है। धातु तथा उनके यौगिक, धातु तथा उनके यौगिक, धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इसके बाद आता है अयस्क। क्या आता है इसके बाद, अयस्क आता है। चलो साहब लो, अयस्क आ गया। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। चांस है हिस्सा लाने के इसके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन, खनिज और अयस्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खनिज किसे कहते हो, ऐसे पदार्थ यानी कि धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क भी खनिजी होते हैं, अयस्क भी खनिजी होते हैं, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण, शुद्ध धातु का निष्कर्षण, जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक तथा कम लागत पर किया जाता है, कम लागत पर किया जाता है, ठीक है। अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। आराम से याद कर लोगे। ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण मतलब होता है शुद्ध धातु प्राप्त करना। क्या होता है निष्कर्षण का मतलब, शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व कम लागत पर किया जाता है, क्या कहलाता है, हमारा अयस्क कहलाते हैं। एक चीज़ और याद करने वाली बात है कि जितने भी अयस्क होते हैं सबके सब अयस्क जो होते हैं, सभी अयस्क कैसे होते हैं, खनिज होते हैं। ध्यान देना, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं वो सबके सब खनिज होते हैं जिनसे आप शुद्ध धातु सुविधाजनक और कम लागत पे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो सभी अयस्क कैसे होते हैं, खनिज होते हैं। मैंने लिख दिया इस पॉइंट को भी, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारे पास एक छोटी परिभाषा और, गैंग या धात्री, ठीक है। एक नंबर में पूछी जाती है, क्या परिभाषा, गैंग या धात्री। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, गैंग या बोलते हैं इसको हम अधात्री, गैंग या अधात्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैंग या अधात्री। तो सिंपल सी बात है, देखो, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, जैसे आप लेते हो तो बालू ले लो, ठीक है, बालू हो गई, रेत हो गया, कंकड़ आदि, ठीक है।
तो एस में पाई जाने वाली अशुद्धियां जैसे बालू, रेत, कंकड़ आदि, ठीक है, को हम क्या बोलते हैं? गैंग या अधात्री कहते हैं। गैंग या अधात्री कहते हैं, अधात्री कहते हैं। तो एस में पाई जाने वाली अशुद्धियां जैसे गैंग, जैसे बालू, रेत, कंकड़ आदि को आप क्या कहते हो? गैंग या अधात्री कहते हो। बोलो हुआ याद? ठीक है, तो एस में पाई जाने वाली जितनी भी अशुद्धियां होती हैं सभी को आप गैंग या अधात्री कहते हो। इसके यहाँ तक के लिए स्क्रीनशॉट ले, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। तो इसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है भर्जन और निस्तापन। क्या होते हैं? भर्जन और निस्तापन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? निस्तापन। निस्तापन, निस्तापन। पहला पॉइंट तो याद कर लो कि भाई इसमें वायु प्रेजेंट नहीं होती, वायु अनुपस्थित होती है, और इस तरह से गर्म करना है कि इसको पिघलने नहीं देना है, यानी कि अयस्क को पिघलने नहीं देना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है, यानी कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे, के नीचे, गलनांक मतलब पिघलने नहीं देना भाई, पिघलने बिल्कुल नहीं देना है इसको। ठीक है, तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे, ठीक है, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को, गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे उस ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, इसमें खास बात तो ये आती है कि जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं वो धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल लें, जैसे देखो, जैसे रिएक्शन बड़ी जरूरी होती है, जिंक कार्बोनेट कर दो गर्म, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। क्या नाम है इसका? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यह है जिंक ऑक्साइड और यह है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। परिभाषा याद हुई? इसमें वायु नहीं होती है, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है भर्जन। क्या आता है? भर्जन। क्या आता है? भर्जन आता है। और भर्जन जो होता है वो सल्फाइड अयस्कों को दिया जाने वाला उष्मा उपचार होता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों के लिए हम भर्जन का यूज करते हैं। तो मैं यही लिखूंगा कि सल्फाइड अयस्कों को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को, गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गलनांक के नीचे उस ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि जो सल्फर होती है, जो इसमें सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर वायु के साथ क्रिया करके, वायु के साथ क्रिया करके SO2 के रूप में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसा क्या देखो, S + O2 चेंज टू SO2, ठीक है,
सल्फर डाई ऑक्साइड गया, गरम गरम कर रहे हैं इसको। दूसरा बात, जितने भी सल्फाइड एस्क होते हैं, दूसरी बात ये है इसमें, जितने भी सल्फाइड एस्क होते हैं, सल्फाइड एस्क जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं, धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, जो सल्फाइड एस्क आते हैं वो धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जैसे मैंने ले लिया जिंक सल्फाइड, ठीक है, प्लस क्रिया कराऊंगा वायु के साथ में, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगाओ 3, फिर यहाँ आ जाएगा 2 आपके पास। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। लेकिन सल्फर के यहाँ पे कितने हैं, सल्फर के यहाँ 2 परमाणु हैं, तो हम भी यहाँ सल्फर के 2 परमाणु लगाएंगे। अब रिएक्शन आपकी बैलेंस है, तो जितने भी सल्फाइड एस्क होते हैं वो सब के सब ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। ध्यान देना है, जितने भी सल्फाइड एस्क हैं वो सब के सब धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ लेना, निस्तापन और भर्जन, निस्तापन और भर्जन। ठीक है, चलो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ाते हैं आगे। ठीक है, देखो जरा आगे। एक मोस्ट क्वेश्चन और बचता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या बचता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, जिसकी सहायता से हम धातुओं को शुद्ध करेंगे, यानी कि जितने भी धातु के साथ मिली अशुद्धियां मिली होंगी उन सब अशुद्धियों को हम दूर करेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम, विद्युत अपघटनी परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है धातुओं से अशुद्धियों को अलग करना, धातुओं से अशुद्धियों को अलग करना। तो मैं डाल दे रहा हूं हेडिंग, विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो इसमें क्या होता है कि धातुओं से, ठीक है, धातुओं से अशुद्धियों को, काय को, अशुद्धियों को हटाने के लिए, ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। काय को, धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए, ध्यान देना है, धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक होता है टैंक, इसमें ये मैंने इसमें टैंक लिया है, ठीक है, ये मैंने इसमें एक टैंक ले लिया और इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिए, इनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। एक पे होगा माइनस चार्ज, ठीक है, एक पे होता है माइनस चार्ज और एक पे होता है आपके प्लस चार्ज, ठीक है। ये तो इसको मैंने मान लिया कैथोड, क्या मान लेता हूं मैं इसको, कैथोड, इस पर चार्ज होता है माइनस का। इसको मैंने मान लिया एनोड, इस पर चार्ज होता है प्लस का। इसको मैंने जोड़ा बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है, और इसको मैंने जोड़ा बैटरी के धन सिरे से। अब ये वाला हो गया कैथोड और ये वाला हो गया एनोड। ध्यान देना, कैथोड पे ऋणावेश होता है और एनोड पे धनावेश होता है, ठीक है। इसके अंदर, इसको बोलता हूं मैं टैंक, क्या बोलते हैं इसको हम, टैंक। इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, यानी कि एक बिलियन भरा होता है। इस बिलियन का नाम बताता हूँ क्या होता है, देखो ध्यान देना, इस बिलियन का नाम मैंने मान लिया कॉपर सल्फेट प्लस तनु सल्फ्यूरिकम का बिलियन भरा होता है इसके अंदर, ये वाला, ठीक है, ध्यान देना। अब ये जो एनोड है, ठीक है, इस विधि में देखो क्या होता है कि इस विधि में ठीक है, इस विधि में अशुद्ध धातु को, ठीक है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। मैं ये लिखूंगा, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का
धातु का कैथोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। जैसे ही आप यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर कर दी विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कॉपर जो होता है वो कॉपर 2+ आयन के रूप में इस पे चिपकने लगता है। ठीक है, ध्यान देना, ये कॉपर 2+ है। तो ये देखो कॉपर यानी कि एनोड से कॉपर 2+ आयन कहाँ जा रहा है, कैथोड में जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा एनोड से कॉपर 2+ आयन विलयन में आ रहा है। अब इस विलयन से कॉपर 2+ आयन कैथोड पर लगातार चिपकता रहता है, यानी कि शुद्ध धातु आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पर मिलेगी, जिससे, ठीक है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती हैं, ये जिन्हें आप बोलते हो एनोड पंख। क्या कहते हैं इनको हम, एनोड पंख, एनोड पंख बोला जाता। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो शुद्ध धातु होती है, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु जो होती है, शुद्ध धातु, ठीक है, कैथोड पर, कहाँ पर, कैथोड पर जमा होने लगती है, जमा होने लगती है, तथा अशुद्धियाँ एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, अशुद्धियाँ जो होती हैं एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिन्हें आप एनोड पंख कहते हैं, और इस प्रकार आपको बिल्कुल शुद्ध धातु मिल जाती है। ठीक है, अतः कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है, कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं मिश्र धातु का नाम सुना है आपने, क्या होती है मिश्र धातु। चलो पढ़ाता हूं मैं, देखो मैं ला देता हूं हेडिंग, मिश्र धातु। मिश्र धातु एक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ढंग से साथ में पढ़ लेना है इस चीज को, किसको, मिश्र धातु को, किसको, मिश्र धातु को। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो जैसे आपने पीतल देखा होगा, कांसा देखा होगा और स्टेनलेस स्टील देखी होगी, ये सब हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब मिश्र धातुएं होती हैं। देखो अगर मैं पीतल की बात करूं तो मेरे पास जो पीतल होता है वो होता है तुम्हारे पास कॉपर, इसमें होता है 80% प्लस जिंक जो होता है वो होता है 20%। ठीक है, अगर मैं कांसा की बात करूं तो कांसे में कॉपर 80% होता है प्लस जिंक जो होता है प्लस जो टिन होता है 20% होता है। कितना होता है टिन, 20%। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कर लो यार ठीक से, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल आपके ये हुए। ठीक है, ये है हमारे एग्जाम्पल, बस छोटी चीज थी। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। बोलो हुआ याद, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे अगर पीतल बनाना है आपको तो पीतल में 80% कॉपर होती है और 20% क्या होता है, जिंक होता है। अगर कांसा बनाना है तो कॉपर 80% होती है और टिन कितनी होती है, 20% होती है। बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।